नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है, मैक्सिमम गेनिंग भी जो है वो अवेल करें। तो आपको ये भी बता देना चाहता हूं मैं दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। ये टेलीग्राम के चैनल का एड्रेस है, उसके अलावा जो ये इंस्टाग्राम का पेज है वो भी यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि वही तो मोटिवेशन है। मैं डेली रिपीट करता हूं इस चीज को, ठीक है। तो आज हम जिन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है। हिंदू धर्म के अंतर्गत चारों धाम की जो यात्रा होती है उसमें से एक है ये पूरी जो है रथ यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गंग वंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गजपति वंश के बारे में आपने सुना होगा, एंशिएंट और मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, है ना, आप लोगों को ये पता होगा। उसी से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में इसको सकते हैं आप जीएस पेपर 1 में। इसके बाद I2 U2 ग्रुप है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये डिप्लोमेटिक ग्रुप है। इसको एक क्वाड बोला जा रहा है, वो भी वेस्ट एशिया के साइड में, सेंट्रल एशिया के लिए, मतलब हमारे किस साइड में, वेस्ट साइड में, इसलिए इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पर भू राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं किस तरीके से वो समीकरण बदल रहे हैं इसको देखेंगे हम, सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड जो आपका ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, दिल्ली का टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनसीआर का रीजन है, जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें और ज्यादा जो है हम क्या करें, इसका पेनिट्रेशन को बढ़ाएं। जैसे उड़ान स्कीम लाया गया, क्यों? क्योंकि जो आम लोग हैं वो भी वो ट्रैवलिंग कर सके और उससे कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो देखा जाएगा अर्थव्यवस्था में, और उसका जो है मल्टीप्लायर जो है आपका लाभ या प्रॉफिट भी सारी अर्थव्यवस्था में विभिन्न आयामों में देखा जाएगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। कोरल रीफ एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का कोर पार्ट है आपका, है ना। कोरल्स में जो आपका रंग विहीन हो जाते हैं वो, अगर जो इनको बहुत ज्यादा बैलेंस ज्योग्राफिकल कंडीशन की आवश्यकता होती है ना, तो अगर भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं इनके लिए जलवायु जो कारक है वो बहुत बैलेंस्ड जो आपका एक डोमेन होता है उसमें इनको जो है अगर रखा जाए तो ये जीवित रहता है, अथवा इनमें जो है रंग का विरंजन हो जाता है जिसको बोलते हैं क्या कि ब्लीच हो गया है वहां पर। इसके बहुत से कारण होते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर का बढ़ जाना, सेडिमेंटेशन का बढ़ जाना, है ना, एसिडिफिकेशन अगर ज्यादा हो गया अगर वहां पर तो उसके कारण होता है। उसके अलावा आपने एल्गल बूम सुना होगा, एल्गल ब्लूम जो होता है आपका, है ना, तो उसमें भी यही होता है। यही होता है क्या कि घरों से जो हम वेस्ट वाटर निकालते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो जब वो मेन वाटर बॉडी में जाके मिलते हैं तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ा देंगे, है ना। अब अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ा देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, कंपटीशन होगा, जो इंटरेक्शन में पड़ते हैं हम लोग एनवायरमेंट में, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उससे भी वो मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिटेल में देखेंगे फिर हम लोग। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, जगन्नाथ टेम्पल। तो इसमें पुरी में जगन्नाथ जो मंदिर है वहां के जो 3 मुख्य जो डाइटीज हैं, है ना, जो देवता हैं वहां, उनको जो है वार्षिक यात्रा जो होती है रथ यात्रा, उससे पहले तैयार किया गया है लकड़ी के रथ में, है ना। कैसा रथ होता है, लकड़ी का, ठीक है। अब ये समझिएगा कि ये एनुअल होता है, ये नॉर्मल से कंटेक्स्ट है। की पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो कल्चरल इवेंट है इसका नाम रथ यात्रा है, उड़ीसा पुरी जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है।
ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा जो है आपका किस तरीके का कार्यक्रम है, तो ऑस्पिशियस इवेंट है जो हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है। ये हिंदू टेंपल है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, वैष्णववाद या वैष्णविज्म जो आप लोग पढ़ते हैं उसके अंतर्गत है। ये उड़ीसा का जो पूरी कोस्ट है वहां से संदर्भित है। गंगम कोस्ट क्यों फेमस है उड़ीसा का, ये बताइएगा आप लोग। और चिल्का के बारे में इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी ऐसे वर्ल्ड की कंजर्वेशन जो आपके इनिशिएटिव है जिसमें उनको जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये आपका किस आर्किटेक्चर के अंतर्गत आएगा, जैसे नागर बेहतर ये सब पढ़ते हैं तो कलिंगा टेंपल आर्किटेक्चर के अंतर्गत आएगा ये आपका। इसको जो है संरक्षण किसने दिया था, तो गंग डायनेस्टी के जो किंग थे आपके अनंत वर्मन चोटगंगा 12th सेंचुरी में दिया था इन्होंने। उसके बाद इसको रिनोवेट भी करवाया है गजपति डायनेस्टी ने। ठीक है, अब ये जो है चारों धामों में से एक है, अन्य 3 धाम जो है वो द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ है। ठीक है, जो जगन्नाथ, बालाभद्रा और सुभद्रा ये 3 जो है आपके प्रमुख देवता है। ये जो मूर्तियां यहां पर बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है, मेडअप जो है इनका वो वुड का है, इन आइडल्स का। औरंगजेब ने इनको बंद करा दिया था, उनकी मृत्यु के बाद 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसको रीओपन किया गया। और यहां पर जो इस एरिया को विजिट किया था माधवाचार्य ने। ये क्यों फेमस है माधवाचार्य जी, ये बताइएगा आप। जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग ये सब पढ़ा होगा आप लोग ने, शुद्धाद्वैतवाद, तो ये किससे रिलेटेड है, कितने स्कूल है, कितने मेन फैक्ट्स है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट करके जरूर बताया करिए आप लोग, है ना, उसी से मोटिवेशन मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन, है ना। तो यहाँ पर रथ यात्रा और जो गुंडीचा यात्रा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये आषाढ़ के महीने में होती है। उड़ीसा में अगर बारिश का मौसम देखें तो आमतौर पर जून या जुलाई का महीना जो है वो होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका बड़े डंडे में लाया जाता है डाइटिस को मेन स्ट्रीट सिपुरी में, फिर वहां पर यात्रा कराई जाती है ताकि आम लोग भी उनका दर्शन कर पाए उस पवित्र दृश्य का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है I2U2, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पहला इसका शिखर सम्मेलन हुआ, वो भी किस मोड में, तो वर्चुअल मोड में जो है वो किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। कब, जुलाई 2022 में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो ग्रुप है कैसा ग्रुप है, तो एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है। इसमें कौन कौन है, तो भैया 2 I और 2 U, है ना। तो I2U2 इसीलिए लिखा। I से क्या आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा। और U से कौन आएंगे, USA और UAE आएंगे। तो ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में जो अमेरिका की साझेदारियां हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करना, उनको सक्रिय करना। ठीक है, इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जब मीटिंग हुई थी वर्चुअल मोड पे भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE की, उनके जो विदेश मंत्री थे हमारे देशों के, है ना, भारत के, इजराइल के, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के, तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी पहली जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। अब ये जो आपका नया ग्रुप है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है किस संदर्भ में, तो ये आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में इसको जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये जो टर्म है इसको टर्म भी दिया जा रहा है, टर्मिनोलॉजी दी जा रही है कि ये न्यू कॉड है, वो भी मिडिल ईस्ट के लिए। ठीक है, मिडिल ईस्ट के लिए। ठीक है, अब ये समझिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, तो ये जनरेट करेगा सिनर्जीज को, जो यहां पर गवर्नमेंट लेवल के जो भी कॉर्पोरेशन हो सकते हैं उसमें सारे देश एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग और समन्वय करेंगे। अब सहयोग के जो कॉर्पोरेशन के एरियाज हैं, पॉसिबल जो एरियाज है उनको देख लेते हैं हम लोग। तो कई सारे ऐसे कॉमन ग्लोबल इश्यूज है जिसमें फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है, डिफेंस है, टेररिज्म है, सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सारी चीजें इसमें। तो इसमें कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी सशक्त करना है और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जो है प्रायोरिटी पे है कोविड के बाद से। और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो भी जो है साझा हितों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और भी जो आपके ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर, उनको भी जो है लक्षित किया जा रहा है इसमें, ताकि जो देश हैं एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय के द्वारा अवसंरचना को सशक्त कर पाए, परिवहन को सशक्त कर पाए और मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी सशक्त कर पाए। ठीक है ना। इसका जो अभी तक कोई भी ऐसा मिलिट्री एंगल इन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया है, कोई मिलिट्री एंगल इसका नहीं है। इसका फीचर जो है मेनली वो मैरीटाइम सिक्योरिटी में कॉपरेट करने का है। ठीक है, और ये सब जो है इंडिया, इजराइल, यूएई, ये टेक्नोलॉजिकल हब्स है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पर ये साथ में काम कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट है, सिक्योरिटी है, कोविड-19। भारत के लिए क्या बेनिफिट है, तो सीधी बात है उस क्षेत्र में भारत की जो पहुंच है वो सशक्त हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया हमेशा से इस एरिया में बोलता है कि पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करिए वेस्ट एशिया में। हमारे संदर्भ में ये वेस्ट हो गया। अच्छा, इस टर्मिनोलॉजी में भटका मत करिए, वर्ल्ड मैप देखेंगे आपको समझ में आए, ये राजस्थान है, वेस्ट है। अब ये हमारे लिए ये एरिया कैसा है, तो वेस्ट एशिया हो गया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में हम हमेशा चाहते हैं कि शांति और स्थिरता हो, ताकि जो आतंकवाद या आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है वो ना पड़े। और जो इसेंशियल सप्लाई वगैरह है, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे एनर्जी से रिलेटेड चीजें
चीजें हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उनके ट्रेड में किसी तरीके का जो है हर्डल क्रिएट ना हो, ठीक है। तो और इसके अंतर्गत जो है भारत की विदेश नीति जो है, इसको जो आपका उसने जो टर्मिनोलॉजी दी है ना, इसको बोला है इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, भारत का विस्तारित पड़ोस भी माना जाता है उसको, ठीक है। अब ये जो न्यू क्वाड है, उसके जरिए भारत को क्या सहायता मिलेगी, तो जो गल्फ एरिया है उसमें भारत की स्थिति रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से सशक्त होगी। इजराइल और जो आपके जैसे इजराइल है और भारत है और भी जो भागीदार देश हैं, वो और अच्छी तरीके से स्वतंत्र रूप से जो है वो जुड़ने के विकल्प की ओर अग्रसर होंगे। अब इसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है, ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक डिजायर्स है, जैसे कि जो रीजनल फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी है ना, उसको ये सशक्त करेगा, ठीक है। अब हमको बाइलैटरलिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू वहां पर जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे, तो कहीं ना कहीं जो है विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए। और इसके बाद जो भी भू राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है आपका, वो उसकी एक सशक्त अभिव्यक्ति भी है ना। बैलेंस ऑफ पावर याद होगा आपको, तो ये सब एड्रेस कर ले जाएंगे आप लोग। इसके बाद प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये, तो इसको अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है यहाँ पर 5 अंडरपास और मुख्य जो सुरंग है इस कॉरिडोर के अंतर्गत, वो राष्ट्र को समर्पित किया। ये कंटेक्स्ट से ये नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो की पॉइंट्स है, तो सीधी बात है कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रगति मैदान पहले से ही है, और उसी के अंतर्गत जो ये इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जो है वो रन किया जा रहा है। इसको स्टार्ट किया गया 2017 में। इसमें जो कॉस्टिंग है अराउंड 920 करोड़ से भी ज्यादा है ना। इसको जो फुल्ली फंडेड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। फंडिंग कितनी हुई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया इसको फुल्ली फंडेड, क्यों? क्योंकि कैपिटल रीजन है हमारा वो, नेशनल कैपिटल रीजन। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट किसने किया है, तो भैया दिल्ली का जो गवर्नमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसने किया है। ये पार्ट है आपका जो गवर्नमेंट का आपका बुनियादी ढांचे को बदलने का आपका एक विजन है, उसके लिए ये आपका क्या है, एक उसी का भाग है, और उसी को ये मूर्त रूप प्रदान कर रहा है कि भैया हमको ट्रांसफॉर्म करना है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल्स का वो उसको बढ़ाना है, और नई टेक्नोलॉजीज को एम्बेडेड करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहां पर क्या करना है, हमको क्या करना है, इंश्योर करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इक्विप्ड है आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ, जैसे ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट होगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो फायर मैनेजमेंट है वो भी स्मार्ट होगा, मॉडर्न वेंटिलेशन की सुविधा होगी, ऑटोमेटेड ड्रेनेज होगा, डिजिटली कंट्रोल्ड सीसीटीवी होगा, सिक्योरिटी का डोमेन आ गया, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी होगा टनल के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है ट्रैफिक को जो है डीकंजेस्ट करना। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है दिल्ली वगैरह में, आप देखते होंगे इस एरिया में, निजामुद्दीन प्रगति मैदान है ना, तो यहां पर जो है प्रगति मैदान ट्रेड सेंटर है ना जो है आपका, इसके आसपास यातायात को कम करना। इसके बाद जो बॉटल नेक्स है, भैरोमार्ग, रिंग रोड, मथुरा रोड, इसको जो है सिग्नल फ्री बनाना है। इसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि जो इस तरीके की जो आपके स्मार्ट इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके द्वारा 55 लाख लीटर ऑफ फ्यूल जो है आपकी उसकी बचत होगी, और 5 लाख पेड़ लगाने के बराबर जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में हमको पॉजिटिव गेन मिलेगा, है ना। तो उससे लाभांश भी होगा, यातायात भी कम होगा, और ईंधन की भी बचत होगी। तो कितने लीटर होगी ये भी बचत याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये इससे बहुत मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की भी बचत हो रही है, पर्यावरणीय गेन हो ही रहा है। हमारे जो लक्ष्य है एसडीजी गोल के अंतर्गत, हमारे जो लक्ष्य है आईएनडीसी के अंतर्गत, हम उसको भी प्राप्त कर पा रहे हैं, यातायात को कम कर पा रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। एक्सीडेंट कम हो रहे हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा वेस्ट होता है किसी व्यक्ति का, वो बचेगा, तो वो कहीं पर और प्रोडक्टिव जगह में उसको लगा पाएगा। उत्पादक जो भी आपका डोमेन होगा, वहां कारक होगा, वहां पर वो उसको इन्वेस्ट कर पाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, तो इंडिया प्लान कर रहा है ये हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ के लिए, है ना। ये सही समय है जब वो बना सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहां पर भारत को अगर कंसीडर करें पूरे वर्ल्ड में, तो जो आपका लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में, उसमें 3rd रैंकिंग भारत की है, ठीक है। अब हमारे यहां जो ये इंडस्ट्री है उसको बहुत सारे क्षेत्रों में बहुआयामी संदर्भ में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण ये देखा जा रहा है कि भैया एविएशन जो आपका इंडस्ट्री है उसका भविष्य क्या होगा, तो उस पर कंसर्न बताया जा रहा है, उसको देखेंगे हम लोग। अब ये चुनौतियां क्या है ये देखने की आवश्यकता है। आप समझिएगा कि ये जो दो देशों के बीच में, मान लीजिए कोई एयरलाइंस कंपनीज के बीच में कोई अग्रीमेंट है ना, कोई भी आपकी ट्रीटी वगैरह है, तो वो कैसे होती, वो एयरलाइन कंपनीज के हाथों में नहीं होता है,
वो दोनों देशों की जैसे बायलैटरल रिलेशन रहेंगे, जैसे आपके स्ट्रैटेजिक रिलेशन रहेंगे, पॉलिटिकल रिलेशन, उन पर निर्भर करता है। तो मतलब ये बिजनेस कहीं ना कहीं जो है ये इससे प्रभावित होता होगा। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, कोविड-19 हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर ये समझिए दूसरा जो यहां पर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल बहुत महंगा हो गया, ईंधन की बढ़ती कीमत है, उसने समस्या को और बढ़ा दिया, वाइबल नहीं रह जाएगा, बहुत ज्यादा टिकट का पैसा लगेगा, है ना। तो विमानन उद्योग की जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और उस कॉस्ट में भी जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है वो एटीएफ की है, जिसका खर्च लगभग माना जाता है 45% तो यही है, बाकी स्टाफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अलग हो गया खर्चा, ठीक है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जैसे कंजेशन है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, ठीक है। अब उसके अलावा कैपेसिटी की भी लिमिटेशन है बहुत सारे एयरपोर्ट्स में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर भूमि की अनुपलब्धता है, मेट्रो सिटीज है, पूरा भर गया, ओवर ऑर्गेनाइजेशन है, प्लान्ड जो है आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उससे क्या हो गया, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होगी, तो भैया वो एयरपोर्ट को एक्सपैंड नहीं कर सकते जो वर्तमान रूप से अभी अस्तित्व में है, ये भी एक चुनौती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो देह हवाई अड्डा शुल्क होता है वो घरेलू हवाई अड्डे और जो घरेलू उड़ान है ना, उसके संदर्भ में जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे होते हैं उससे क्या होता है बताइए जरा, वो आपके क्या होते हैं, हायर साइड होते हैं, ठीक है ना। अब हायर साइड होते तो इससे भी क्या होता है, विमानन कंपनियों की जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। उसमें एक एग्जांपल एटीएफ का डाल दिया आपने, है ना, एक इसका डाल दिया। इस तरीके से मेन हेडिंग के अंदर सब पॉइंट्स डालना चाहिए, ये नहीं कि रिपीटिशन में हमारे पॉइंट्स लिखे जाए मेन से, यूपीएससी में उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाता, फिर रिपीटिशन नहीं होना पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद शॉर्टेज और गैप है किसमें भैया, ह्यूमन रिसोर्स में, स्किल्ड एम्प्लॉइज में, जैसे एयरलाइन पायलट्स है, क्रू है, मेंटेनेंस है, ग्राउंड हैंडलिंग पर्सनल है ना, पर्सनल है, तो कर्मी वगैरह जो है ना, तो इनकी भी शॉर्टेज है। उसके बाद स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ने, तो 2016 की हमारी पॉलिसी है, नेशनल एविएशन जो पॉलिसी है, सिविल एविएशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत ये उद्देश्य है कि भैया जो ये आपकी उड़ान है उसको पहले तो आप ये मास के लिए, जो पूरे जनता के लिए आपको वहनीय बनाना है और फिर उसको सुविधाजनक भी बनाना है। उड़ान का मतलब ही यही है कि उड़े देश का आम नागरिक। इसके द्वारा जो स्मॉलर सिटीज है, सेकंड टियर थर्ड टियर की जो आपकी सिटीज है, उनको कनेक्टिविटी देना, है ना, किसकी, जो आपकी जहां पर वहां पर भी फ्लाइट्स वगैरह चल सके, है ना, एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और जो भी रिमोट रीजन्स है। नव निर्माण जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो है एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, और हवाई अड्डों की जो इनकी क्षमता है उसको 5 गुना अधिक करने का प्रावधान है। तो इसका जो है प्रभावी क्रियान्वयन करना अपेक्षित है। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो भैया सबसे पहले तो एयरपोर्ट को प्लान किया जाए, और जो उड़ान इनिशिएटिव लिया गया है उसके अंतर्गत जो है टाइम बाउंड मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसके बाद 50 अनसर्व्ड और जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट है उनका रिवाइवल किया जाना चाहिए, है ना। और इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनका बर्डन कम होगा, ट्रैफिक को हम जो है डाइवर्ट कर सकेंगे, ठीक है। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की आवश्यकता है, ये तो बिल्कुल ऐसा पॉइंट है कि वो हर जगह आप डाल सकते हैं फंडिंग का। इसके बाद जो टैक्सेस वगैरह वहां पर इंसेंटिव देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना, ठीक है। टैक्सेस वगैरह कम करने चाहिए, ठीक। और यहाँ पर जो है पार्किंग वगैरह के संदर्भ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज है उसमें भी वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो एटीएफ है उसकी कॉस्ट को जो है आपको, एटीएफ का जो प्राइस है उसको जो जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए, अंदर लाना चाहिए। इसके बाद जो स्किल्ड मैन पावर है उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके कोर्सेज हैं वो और डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करें, कौन, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो लोग स्किल्ड होकर निकलेंगे, है ना, स्पेसिफिकली फॉर एविएशन इंडस्ट्री। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो विमानन संस्थान है उनमें जो है इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो है मोटिवेट होकर वहां पर आ सकें, ठीक है। इसके बाद जो डीरेगुलेशन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा टाइट पॉलिसीज की जरूरत है, डीरेगुलेट कर दिया, जहां पर भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो डीरेगुलेशन करना ही पड़ेगा, ओपन करना चाहिए एविएशन मार्केट, जो वहां पर प्रमोट करना चाहिए डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह भी आती है। इसके बाद कोरल रीफ्स के बारे में देखेंगे, कई बार मैंने आपको ब्रीफ किया है ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर न्यू जो स्पीसीज है ए जूजेंथलेट बोला जा रहा है कोरल, वो पाई गई है अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड में, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब प्रवाल भित्ति होता क्या है ये आपका, तो ये एक तरीके का क्या है, कोरल रीफ्स की बात करें तो लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर है,
है ना, जो कैसे कंपोज होता है, जो स्केल्टन्स होते हैं आपके, है ना, जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनको कोरल बोलते हैं, उनके जो वो कॉलोनी में पाए जाते हैं एक तरीके से, है ना, एक तरीके से कॉलोनी में पाए जाते हैं, तो उनके स्केल्टन से बना होता है ये आपका, है ना, इन्हें मूंगा वगैरह कहा जाता है। ठीक, अब ये अकशेरुकी जीवों के कंकाल से बनती, सीधी बात है। अब प्रवाल भित्ति जो है, इसको जो आप तीन प्रकार से मेनली जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रिंजिंग बोलते हैं, ये आपका तट के करीब होती है, सबमर्ज्ड होती है, आपके समुद्र तट पर पाई जाती है एक प्लेटफॉर्म की तरह। दूसरा अवरोधक या प्रवाल रोधिकाएं बोलते हैं, ये थोड़ा सा तट से दूर, थोड़ा दूर हटकर पाई जाती है रोधियां, ये जो आपकी रोधियां हैं, है ना। इसके बाद जो एटॉल है, एटॉल जो है आपका रिंग शेप का होता है और ये आपका लगून्स के सराउंडिंग एरिया में पाया जाता है। अब इसका वितरण देखिए, भारत में तो मैप में देखेंगे आपको इधर साइड दिखाई देगा आपको मैक्सिमम जगह, है ना, इधर और इधर भी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये कि मुख्य रूप से ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जो आपका पाक स्ट्रेट है, उसके बाद जो आपका लक्षद्वीप है वहां पर भी पाया जाता है, ये आपका अंडमान में भी पाया जाएगा, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में पाया जाएगा, पाक जल डमरू में पाया जाएगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, मैप वाइज मैंने कई बार आपको ब्रीफ भी किया है। ठीक, अब ये समझिएगा कि यहां पर जो लक्षद्वीप है, ठीक है, उसको बस छोड़कर जहां मुख्यतः एटॉल पाया जाता है, सभी भित्तियां जो हमारे यहाँ है वो तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में, मतलब सब जो है एक तरीके से तटीय प्रवाल भित्ति है। लक्षद्वीप बस में एटॉल पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नया जो आपका ब्रीड पाई गई है उसके बारे में बता रहे कि ए जूजेंथलेट जो कोरल्स है ना, उसके बारे में। तो इसमें जूजेंथले नहीं होता, जूजेंथले नहीं होता, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो आप लोग पढ़ते होंगे। अब ये जो है अगर जूजेंथले नहीं होगा तो इसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो बहुत सारे प्लैंटन्स होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। ये पाए जाते हैं, जो डेप्थ है लगभग 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, तो बहुत ज्यादा नीचे है। अब ये बेल्टिक जोन वगैरह हो जाता है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है, तो ये प्रकृति का न्याय है कि वहीं पर एडेप्टेशन दे दिया उनके जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। अब ये जो आपके कोरल्स है वो 4 ग्रुप्स में है, और 4 ग्रुप्स के जो आपके कोरल्स हैं, ये जो फैमिली जो है इनकी ये सेम है, जिसको बोलते हैं फ्लैट बेलिडे बोला जाता है, ठीक है। और ये आपके हार्ड कोरल्स हैं, 4 नई जो स्पीसीज है रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, यहां पर जो एक बहुत ज्यादा संकुचित कंकाल संरचना के रूप में क्या हुए हैं वो पाए गए। देखिए अब ये समझिएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना, कि ये कैसे पाए गए, ठीक, ये नॉन रीफ बिल्डिंग स्पीसीज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस पे कभी मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्री का ही बनेगा। अब यहां पर अगर देखें कि फेवरेबल जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये देखिए अगर हम जूजेंथले की बात करें तो उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये लगभग 5 से 10 मीटर के गहरे जो आपके चमकीले रोशनी वाले पानी है उसमें अच्छे से विकसित होते हैं। इसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो अगर यहां पर आते हैं तो सेडिमेंटेशन लाते हैं, सेडिमेंटेशन को लाएंगे तो वो उनके भोजन में कहीं ना कहीं जो है वो इंटरप्शन पैदा करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद प्रवाल भित्तियां जो है वो 90 मीटर की गहराई तक भी बन सकती हैं, लेकिन जो इनकी विकास की दर है 5 से 10 मीटर के बाद जो डेवलपमेंट या जो आपकी ग्रोथ रेट है वो आपकी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। इनको जो है बिल्ट होने के लिए, इनको बनने के लिए जो है जो एक तापमान की आवश्यकता होती है वो जो 21 डिग्री सेल्सियस जो आपका आइसोथर्म वाला जो आपका एरिया है वहां पर ये पाए जाएंगे। जहां पर 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाएगा वो उनकी मृत्यु का कारक बन जाएगा। ये जो है शांत जल में बनेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा तो वहां पर मिक्सिंग होगी वाटर्स की, और वहां पर जो आपका एक बैलेंस्ड एनवायरमेंट जो बना हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपके फेवरेबल है किसके संदर्भ में, कोरल्स के लिए, वो आपका उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा, ठीक है। लेकिन कुछ जो है कहीं पर आप देखेंगे तो हाई एल्टीट्यूड्स के जो आपके वाटर बॉडीज है वहां पर कोल्ड जो आपके ये है पाए जाते हैं, कौन, कोरल्स, ठीक है ना। तो ये पाए जाते हैं, जैसे आपका यहां पर एग्जांपल भी बताया है हाई एल्टीट्यूड्स में, जो आप देखेंगे कि आपका नॉर्वे है, केप वर्डे आइलैंड है, न्यूजीलैंड है और जापान है, ठीक है। लेकिन ये नदियों के मुहाने पे नहीं होंगे जहां पर बहुत सारी नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति कर रहे होंगे, तो वो जो उनका बैलेंस्ड एक क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको वो बदल देंगे, उसके क्या, किसको बदल देंगे, उसके प्रपोर्शन को बदल देंगे। अब प्रवाल विरंजन क्या होता है, तो जब ये वहां पर मृत हो जाते हैं तो जो वो आपका क्या होता है, एक तरीके का वर्ण होता है, रंग होता है, तो वो आपका रंग विहीन हो जाएगा, तो बोलेंगे कि भैया प्रवाल विरंजन हो गया, ब्लीच कर दिया उसको, ठीक है ना। तो कोरल्स को ये मान लीजिए इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो सैलिनिटी बढ़ गई, सी सरफेस टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो लाइट ज्यादा आ रही है उनको, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि जो इनका सिम्बायोटिक
एल्गी के साथ जो आपका जूजेंथेली का जो आपका सिम्बायोटिक जो आपका रिलेशन है आपका, वो क्या हो जाएगा, वहां पर टूट जाएगा और वो जो है आपके उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो जो है उनका रंग परिवर्तित हो जाएगा, सफेद हो जाएंगे वो। और इसी घटना को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, प्रवाल विरंजन बोला जाता है। बहुत अच्छे से मैंने रेगुलर पिछले साल से लेके मतलब रेगुलर कभी भी मैंने ज्योग्राफी में इसको बताया होगा तो पूरे मैप से बताया होगा, आप इसको देख भी सकते हैं। मेरी ज्योग्राफी की सीरीज है, वर्ल्ड वाल की, एनसीईआरटी की सीरीज है, आप वहां पर देख सकते हैं कि वही चीज है, स्टैटिक को करंट से लिंक करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अब ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो कॉजेज है कोरल ब्लीचिंग के वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले एसएसटी बढ़ जाना, सी सरफेस टेंपरेचर, पर्टिकुलरली जब वहां पर आप देखते हैं कि सोलर रेडिएशन की मात्रा ज्यादा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि वहां पर जो है इस क्षेत्र की जो आपकी वाटर बॉडी है वो वहां पर इतना ज्यादा जो आपका सैलिनाइजेशन है, जो आपका सैलिनेशन है ना, जो आपका क्या है ज्यादा अम्लीकरण है उसका या ज्यादा लवणीकरण है, तो ये क्यों हो रहा है, तो उसका भी ये रीजन है कि सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो वहां की जो आपका डेंस हो जाएगा वाटर ज्यादा वहां पर हो जाएगा डेंस वहां पर, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एसिडिफिकेशन अगर समुद्र का बढ़ गया या वहां पर किसी तरीके का प्रदूषण है तो उससे भी वहां की जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, जो आपकी सी वाटर की जो आपकी केमिस्ट्री वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हम पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या सनस्क्रीन यूज करते हैं उसमें केमिकल पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है रिक्रिएशनल यूज के लिए जो ह्यूमंस के यूज करने वाले प्रोडक्ट है उसमें से भी अगर वो केमिकल्स निकल के और वो मिल रहे हैं वाटर बॉडी में वहां पर, तो उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, किस पर, जो आपके कोरल्स हैं, ठीक है। ब्लीच वगैरह हो सकता है उससे भी। अब ये जो है वायरल इंफेक्शन को भी जो है वहां पर क्या करता है, स्प्रेड करता है ना, जिसके द्वारा ब्लीचिंग वगैरह होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि सी वाटर का सेडिमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होता है उससे भी जो है आपका विरंजन वगैरह होता है ना। उसके अलावा एक जो आपका सोडियम साइनाइड है, इसको मछली को जब पकड़ने में जो प्रयुक्त करने वाला एक केमिकल रसायन है, तो उसके संपर्क में भी जब ये आते हैं तो इनका जो है ब्लीच वगैरह आ जाता है। उसके बाद डीप वाटर ट्रॉलिंग वगैरह की बात है यहाँ पर, है ना, उसमें जो आपका ड्रैग करने के लिए फिशिंग नेट डाला जाता है ना, तो जब पकड़ने के लिए उसको खींचा जाता है तो उसके साथ उन पर भी जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। और प्लास्टिक कचरा का जो आपका अवसाद है वो तो इसका कारक है ही, ठीक है। अब इसके बाद इसके संरक्षण के लिए क्या क्या आयाम अपनाए गए हैं, तो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये इन्वॉल्व है आपके किसमें कि इनमें अगर किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है इनके हेल्थ पर, है ना, रीफ्स वगैरह के, तो उसको कैसे उस डैमेज को प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर लिए जाए और उसको फिर वापस से रीस्टोर किया जाए जहां पर लॉस हो गया, ठीक है ना। इसके लिए जो है क्या करते हुए असेसमेंट करते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, कोरल नर्सरीज वगैरह का काम है वहां पर, उनके कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए हैं, है ना, अवेयरनेस के कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है लोकल कम्युनिटी का अपना पार्टिसिपेशन, वो बहुत आवश्यक है। तो ये सब किया जा रहा है। इसके बाद कोरल रीफ्स जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के अंतर्गत आते हैं, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है आपका और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसका मतलब ये कि वहां पर किसी भी तरीके की ऐसी मानवीय गतिविधियां जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, अंडर वाटर ब्लास्टिंग वगैरह हो, तो और जो रेत का खनन वगैरह हो, तो इन सब गतिविधियों की अनुमति नहीं रहती ताकि इनका जो है संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो नॉर्मल से पॉइंट है ये आपके। इसके बाद आप देखेंगे जैसे नेशनल कमेटी है वेटलैंड में, मैंग्रोव्स के संदर्भ में और कोरल रीफ्स के, तो ये जो है ये तो है संरक्षण के लिए, लेकिन इनके पास कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है ना, कि किस तरीके से एक्टिविटीज जो हार्मफुल और जो पोल्यूशन है उसको सीवर्ड साइड में जो है वो रोका जा सके। तो इनको भी जरूरत है कि सख्त नीतियों को वहां पर बनाकर फिर उनका अनुपालन जो है वो कड़े ढंग से किया जाए। इसके बाद आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले तो सतत विकास वाले सारे आप कंसेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे, CO2 एमिशन को रोकना, ओवरफिशिंग को रोकना, सेडिमेंटेशन को रोकना, कचरे वगैरह को ना फेंकना वहां पर, ठीक है ना, पॉल्यूशन को रोकना, प्रमोट करना सस्टेनेबल टूरिज्म को, क्योंकि टूरिस्ट जाते हैं वहां पर तो वो जो है इतने अवेयर हो और उतने ज्यादा जो है जागरूक हो कि वो उन चीजों को अडॉप्ट कर सके जो आपकी ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत आएगा, पॉल्यूशन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेट किया जाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका इनके संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए आगे का रास्ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो आपका MCQ से रिलेटेड है। पहला जो क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है ये आपका वर्ल्ड का लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स,
के लिए, ठीक है। मतलब जो विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देश है उनका जो है एक गैर लाभकारी संगठन है, पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसमें उन सारे मार्केट्स को शामिल किया गया है जिसमें दुनिया की जो ईयरली, जो एनुअल ग्राउंड पे, जो वार्षिक स्तर पे जो सोने की खपत है उसका लगभग ये जो है 3/4 हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। इसके बाद इसके कार्यालय कहां है, तो भारत में तो होगा ही, सोने की बड़ी डिमांड है यहाँ पर, चाइना, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है आज का, तो कारपेट अभ्यास से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, नेवल एक्सरसाइज है ये आपकी। इसके बारे में गलत विकल्प का चयन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि नेवल एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में, डबल आई, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो है 38th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, जो इस वर्ष जो है आयोजित किया जा रहा है। इसको कंडक्ट किया गया कहां पर किया जा रहा है, तो ये अंडमान सी और जो स्टेट ऑफ मलक्का है वहां पर। उसके अलावा जो दो ये नौसेनाएं हैं, ये 2002 से वार्षिक स्तर पे हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर, कहां पर, इंटरनेशनल जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसमें 2002 से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसका नाम है कॉरपैट। क्या नाम है, कॉरपैट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं, तो इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।